नमस्कार दोस्तों, द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसे कि कल हमने आपको एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि इतिहास का विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो इतिहास के विभाजन को हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया और आपने समझने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने कमेंट भी किए और बताया कि सर जो आपने इतिहास के विभाजन के बारे में हम लोगों को बताया उससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इतिहास का विभाजन के बाद जो अगली वीडियो है इसे देखना मत भूलें, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर इतिहास का विभाजन कराने के बाद हमने आज यहाँ पर लिखा है आपके सामने इतिहास के स्रोत। अभी हम चर्चा करने वाले हैं इस चीज़ पर भी कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की परिभाषा क्या है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें जानना है कि इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि जो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतिहास के विभाजन के जो स्रोत हैं वो 3 प्रकार के हैं। और पहला जो स्रोत है जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा जो स्रोत है इसे हम कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरा स्रोत जो होता है वो है आपके विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है कि वो साक्ष्य होते हैं, वो स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं। एक आपको पता है पुरातत्व विभाग होता है जो इन सारी चीज़ों पर सर्वे खोज करता रहता है। तो इसी में हम समझने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिलालेख लिखा हुआ है, स्तंभलेख लिखा हुआ है, अभिलेख लिखा हुआ है ना। तो जैसे कि लिखा है शिलालेख है, अभिलेख है, स्तंभलेख, फिर इसके बाद हमने कहा भवन है, महल है, स्मारक हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ सिक्के दिए गए हैं, मोहरें दिए गई हैं, और इसके बाद बर्तन दिए गए हैं और भी अन्य चीज़ें, थड़ियाँ, गड़ाई, लोटा, चम्मच, जो भी आपको समझ में आता है वो सारे साक्ष्य आपके पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब शिलालेख। अब कहोगे सर शिलालेख क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, स्तंभलेख क्या होता है। तो ये बड़ी ही छोटी चीज़ें हैं, है ना, और बड़ी सरल और सस्ती चीज़ें हैं। कि शिलालेख, शिल का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पे जो चीज़ को उत्कीर्ण किया जाता है वो आपके शिलालेख है। इसी प्रकार के आपके अभिलेख होता है। स्तंभलेख की बात की जाए तो स्तंभ का मतलब है खम्मा, जैसे कोई लंबा खम्मा है और उसमें किसी राजा ने अपने राज दरबारी से अपने विजय के बारे में बताया तो वो स्तंभलेख कहलाता है। इसके बाद इधर देखा जाए, जैसे हम कहें कोई पुराना सा हमें महल मिल जाए, कोई भवन मिल जाए, कोई स्मारक मिल जाए, तो ये भी क्या है, खुदाई के दौरान जैसे हमें मिला कोई चीज़, इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी हुई, तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ पर आपको सिक्के देखने को मिल रहे, यहाँ आपके मोहरें देखने को मिल रही, यहाँ बर्तन भी आपके खुदाई के दौरान मिल जाते हैं। और चीज़ यहाँ पर बता दें तो यहाँ पर आप मूर्तियों की अगर हम बात करें कि मूर्तियाँ भी यहाँ पर मिल जाती हैं, तो मूर्तियाँ भी जो हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर है तो आपने समझा होगा कि पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो साक्ष्य लिखा हुआ है वो है साहित्यिक साक्ष्य। और जो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं वो आपके 2 प्रकार के यहाँ दर्शाए गए। एक लिखा है आपके धार्मिक ग्रंथ, जो धर्म से संबंधित होते हैं, कोई भी धर्म हो। इसके बाद हमने कहा दूसरा लिखा है गैर धार्मिक ग्रंथ, जिनका धर्म से कोई लेना देना या संबंध नहीं होता है, इसलिए हमने लिखा है गैर धार्मिक ग्रंथ। आगे चीज़ अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे कि हमने यहाँ समझा कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो धार्मिक ग्रंथ भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा है आपके गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है वो ग्रंथ जो ब्राह्मण साहित्य से संबंधित हैं, उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे। जैसे हम कहें वेद की अगर हम बात करें तो ये साहित्यिक साक्ष्य में आता है और ये ब्राह्मण ग्रंथ है।
पुराण की अगर हम बात करें, उपनिषद हो गए, महाभारत है, रामायण है, अरण्यक हैं, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी के साथ आगे समझने का प्रयास करो तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो गैर ब्राह्मण ग्रंथ, इनका ब्राह्मण ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक साक्ष्य के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे यहाँ लिखा है भगवती सूत्र लिखा है, क्या लिखा है? भगवती सूत्र लिखा है। तो ये भगवती सूत्र जो है ये आपके जैन धर्म से संबंधित एक पुस्तक है। यहाँ पर आपके कल्प सूत्र लिखा है, क्या लिखा है? कल्प सूत्र। तो ये भी आपके जैन धर्म से संबंधित एक पुस्तक है। इसके बाद नीचे दिया गया है अंगुत्तर निकाय। तो ये अंगुत्तर निकाय है, ये पुस्तक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतनी चीज़ आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि धार्मिक ग्रंथ में एक हो गए आपके ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे जो हैं आपके उनका नाम है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अंगुत्तर निकाय जी, ठीक है। तो अब हम आगे अगर समझने का प्रयास करें, जैसे यहाँ पर लिखा है गैर धार्मिक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई संबंधित नहीं है। जैसे हम कहें अर्थशास्त्र, आपको पता है फेमस पुस्तक है, किसने लिखी? तो आपका तुरंत जवाब आएगा सर कि हम तो जानते हैं ये चीज़ को कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरी पुस्तक को हमने दर्शाया है जिसका नाम है राजतरंगिणी। और ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये कल्हण के द्वारा लिखी गई और बताया गया इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में दर्शाया गया। आगे दिखा है आपकी मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किसकी है? कहोगे सर विशाख दत्त ने लिखी इसको। और इसके बाद यहाँ पर पुस्तक को दर्शाया गया अष्टाध्यायी और ये पुस्तक पाणिनि ने लिखी। तो यहाँ पर जो पुस्तकें लिखी हैं इन सारी पुस्तकों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये जो पुस्तक है इनका संबंध किसी धर्म से नहीं है, इसलिए हमने इनको अलग रखा और हमने कहा ये गैर धार्मिक ग्रंथ में आ जाते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखें तो तीसरी जो बात यहाँ पर लिखा है, तीसरी जो साक्ष्य है, तीसरा जो साक्ष्य है यहाँ पर जो है विदेशी यात्रियों का विवरण। किनका विवरण? विदेशी यात्रियों का विवरण। अब कहोगे सर ये क्या व्यवस्था है, ये कौन सी बीमारी है? तो बीमारी नहीं है ना, सोचो ये कोरोना कहाँ से आ गो, तो ऐसी कोनो समस्या नहीं है यहाँ पर। तीसरा साक्ष्य है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और उसी को कहते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्री भी हमारे भारत देश में आए। अगर हम चर्चा करें, अगर हम चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो हमारे देश में जो राजा महाराजाओं का काल रहा, तो जो यात्री हैं, यात्राएं अभी से चालू नहीं हुई, यात्राएं प्राचीन भारत से ही चालू हो गई थी। लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो इसी प्रकार जो विदेशी लोग थे वो हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश में आए, राजा महाराजाओं के शासन प्रशासन के बारे में देखा और उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया। तो उनको ही हम क्या कहते हैं? विदेशी यात्रियों का विवरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिख रहा होगा, फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। और ये जो इंडिका के लेखक हैं ये व्यक्ति का नाम है मैगस्थनीज। अब कहोगे सर ये मैगस्थनीज कौन था? तो आगे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं कि मैगस्थनीज ये जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था, सेल्यूकस निकेटर का। आगे पुस्तक का नाम लिखा है किताब उल हिंद। तो ये किताब उल हिंद जो पुस्तक है वो अल-बरूनी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की पुस्तक है। क्लियर है सारी चीज़ें। इसके बाद आगे जो पुस्तक लिखी है साहिनामा, और ये जो पुस्तक है ये लिखी है फिरदौसी ने। इसके बाद अगली जो पुस्तक दिख रही है आपको उसका नाम है सी-क्यू की। और ये सी-क्यू की जो पुस्तक है ये चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? हुएंग सोंग। ये भारत में आया और उसने एक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के इतिहास के बारे में चर्चाएं हैं, हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद आगे पुस्तक देखो जिसका नाम है फो क्यू की। ये भी आपकी चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? फायान था। ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। हुएंग सोंग जो लिखा है यहाँ पर ये कनिष्क के दरबार में आता है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये।
आगे यहाँ पर चीज़ को समझने का अगर प्रयास करें, रहला जो पुस्तक है ये लिखी थी इब्न बतूता ने, और जो इब्न बतूता था ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। तो इस प्रकार से ये आपके विदेशी यात्रियों का विवरण है जो भारत में यात्रा करने के लिए आए और उन्होंने भारत की शासन प्रशासन को, राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था को देखा और उन्होंने लिख डाला। तो इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हमने कहा हम इतिहास किसे कहते हैं, तो अभी इतिहास की परिभाषा की अगर चर्चा करें तो पता चलेगा कि इतिहास क्या है। बीती हुई घटना का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास है। घटना तो तुम्हारी भी है, हमारी भी है, क्या सबकी घटनाएं को हम इतिहास कहेंगे क्या? परिभाषा के अनुसार तो यही जवाब निकलता है कि बीती हुई घटना का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो घटना तो हमारी भी घटी, आपकी भी घटनाएं घटी, क्या सबकी घटनाओं को इतिहास कहेंगे? तो मेरे दोस्त एक बात को याद रखना, हम सबकी घटनाओं को इतिहास नहीं कहेंगे। इतिहास सिर्फ हम उसको कहेंगे जिसके हमारे पास स्रोत हों, जिसके हमारे पास साक्ष्य हों। और साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वही चीज़ हमने आपको अभी समझाने का प्रयास किया कि जो साक्ष्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। आपकी कोई घटना अगर इन तीनों साक्ष्यों में किसी एक साक्ष्य में मिल जाती है तो वो इतिहास कहलाएगी, और तीनों साक्ष्यों में से किसी भी साक्ष्य में अगर नहीं मिलती है तो वो सिर्फ आपकी एक कहानी है, ना कि हम उसे इतिहास कहेंगे। तो आपने समझा है कि इतिहास के जानने के लिए या इतिहास की जानकारी के लिए कितने प्रकार के साक्ष्य होते हैं? 3 प्रकार के हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में और अपने सिलेबस की हम शुरुआत करते हैं। जय हिंद।